धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बिहार में चुनाव चल रहा है, पूरे देश ही नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका का चुनाव हो। हर कोई देखना चाहता है कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार हार रही भाजपा क्या पटना या बिहार वाले इस चुनाव में कामयाब हो पाएगी या नहीं। लेकिन इसी दौरान बहुत सारी चीजें हैं, उन पर भी गौर किया जाना चाहिए। उन सब चीजों को खंगालती है एक संस्था जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। वो संस्था बताती है कि किसने कैंडिडेट भागी हैं, किस पार्टी के पास कितना पैसा आया है, और ये जो आजकल चुनावी बॉन्ड आ गया उसका मामला क्या है। एडीआर इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसने कहा है कि चुनावी बॉन्ड वाले मामले में जो सुनवाई पेंडिंग पड़ी हुई है दिल्ली चुनाव से पहले की, उसे जल्द से जल्द सुनना शुरू किया जाना चाहिए। और साथ में जो दलील दी है वो ये कि कोरोना के बाद लॉकडाउन लागू हुआ तो अप्रैल और जुलाई में तो बॉन्ड की बिक्री हो ही नहीं, लेकिन अब बिहार में चुनाव चल रहा है और उसी दौरान चुनावी बॉन्ड बिक भी रहा है। बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि चुनावी बॉन्ड असल में है क्या और उसकी बिक्री से क्या दिक्कत है, और सुप्रीम कोर्ट ये मामला क्यों पेंडिंग पड़ा है, सुना क्यों नहीं जा रहा। तो इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडीआर के को फाउंडर प्रोफेसर जगदीप छोकर जी। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि चुनावी बॉन्ड क्या है जिसे लेकर आप दिल्ली चुनाव से पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे और अभी बिहार में चुनाव चल रहा है फिर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। देखिए, चुनावी बॉन्ड एक क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी सरकार ने 2017 में अनाउंस किया था जी। तो ये था कि ये बजट में शामिल करके किया गया था और उसमें 2 पैराग्राफ थे। उनका हेडिंग था ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। ठीक है। और वित्त मंत्री ने ये कहा था कि हम 70 साल से कोशिश कर रहे हैं कि चुनावों की जो फंडिंग है उसको साफ किया जाए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। तो ये सुनकर बहुत लोग खुश हुए। फिर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि हम ये बॉन्ड बनाएंगे जिसको कोई भी आदमी या कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस से खरीद सकते हैं जी, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं जी। उसी दिन शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है, वो मीडिया इंटरैक्शन फाइनेंस मिनिस्टर शाम को करते हैं जी। उसमें उन्होंने कहा कि दीज बॉन्ड्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ जी, मैं भूल रहा हूं, प्रॉमिसरी बॉन्ड या कुछ ऐसे। द नेम ऑफ द डोनर विल बी अनोनिमस जी। तो सबके कान खड़े हुए कि अगर ये ऐसा है जिसमें देने वाले का नाम नहीं पता जी। और किसको दिया गया है वो नहीं पता तो ट्रांसपेरेंसी क्या हुई। फिर जब कानून की डिटेल आई तो ये पता लगा कि उसमें तो और भी बहुत पेचीदगी हैं जी। यानी कंपनियों के लिए पहले ये था कि अगर कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ पैसा देती है जी। उसको बताना पड़ता है कि किस पार्टी को दिया और कितना पैसा दिया जी। ये कंपनी लॉ को अमेंड करके ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है जी। कि किसी को बताना नहीं पड़ेगा। एक और प्रावधान था जो कि बहुत महत्वपूर्ण था कि कोई भी कंपनी पहले तो जो पिछले 3 साल में मुनाफा नहीं कमा रही वो पैसा नहीं दे सकती पॉलिटिकल पार्टी को जी। और मुनाफा भी कमा रही है तो अपने एवरेज मुनाफे का 7.5% ही दे सकती है, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। ठीक है। तो 7.5% की लिमिट हटा दी गई जी। कंपनी चाहे तो वो 100% दे सकती है। इस तरह के कंपनी लॉ में अमेंडमेंट किए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट किए, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसे के बारे में इलेक्शन कमीशन को भी नहीं बताना पड़ेगा कि कितना दिया और किसको दिया जी। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसा तरीका है जिसमें कोई भी किसी को भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितने मर्जी पैसे दे किसी को पता नहीं लगेगा। और ये कहा गया कि स्टेट बैंक केवाईसी की पूरी इंफॉर्मेशन लेगा लेकिन वो किसी को बताएगा नहीं। अच्छा। तो ये भी पूछा कि भाई अगर ये किसी को बताएगा नहीं जी तो वो इंफॉर्मेशन लेने की क्या जरूरत है। बिल्कुल सही। कहा गया कि ये बिल्कुल ना होंगे, इनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी।
फिर एक जर्नलिस्ट ने एक बॉन्ड खरीद के उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखा, तो उस पे नंबर भी लिखा हुआ था जो अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही दिखता है जी। ये सब तो है डिटेल वाली बात। एक सबसे बड़ी बात ये थी कि बजट एक मनी बिल कहलाता है जी। बिल की हमारे संविधान में डेफिनेशन है कि जिसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पैसे का सवाल हो वो किया जाए जी। बॉन्ड का तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। बजट में डाल के पास करवाना ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 3 मुद्दे आपकी बात से निकल के आए, एक तो लाने की प्रक्रिया, दूसरे जिस तरीके से लाए, और तीसरे किस तरीके से उन्होंने पास कराया, वो सारी प्रक्रिया कह रहे हैं असंवैधानिक है। तो तीनों को मिला दें तो एक मुद्दा तो बनता है ये। दूसरा मुद्दा इसके बाद निकल के आता है कि जैसा बॉन्ड की खरीदारी है, जैसा बॉन्ड राजनीतिक पार्टी के पास आएगा तो उससे यही नहीं पता चल रहा कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, तो काला धन इससे बढ़ेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये इनमें से कौन सी चीज लेके आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि कानून लाने के तरीके की, या कानून लाने के बाद जो पैसा बनाने के तरीके की, कौन से तरीके को लेके गए? सबको लेके गए जी, सबको लेके गए, एक मुद्दे को लेके नहीं गए जी। क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जितनी गलतियां, पेचीदगियां, कमियां नजर आई वो सारी लेके गए। मतलब आपने कानून को भी चुनौती दी है, और उसके बाद जो पैसा लेने की प्रक्रिया है जो बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियां चंदा लेंगी, उसको भी चुनौती दी है आपने। हाँ, ये दी है चुनौती कि बार बार ये कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जी। इससे जो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी थी वो भी खत्म हो गई जी। अच्छा, सबसे खतरनाक बात मुझे कहना चाहिए, जब ये नोटिफिकेशन हुआ था जी, ये लोगों को डर था या शक था जी कि इससे ऑपोजिशन पार्टियों को पैसा मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगा जी। उसकी वजह क्या है जी कि आपने स्टेट बैंक ब्रांच पार्लियामेंट स्ट्रीट से जी एक 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा जी, खरीद लिया, उसको लेके अकबर रोड की तरफ चले, ठीक है चले, और जो अगला राउंड अबाउट था उस पे आप फोन आएगा, आप क्या हाल है, सुना है आपने 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदा है जी। तो मैं आपकी जगह होता तो मुझे पसीना आ जाता जी। और फिर पूछते कि भाई ये किसको देने जा रहे हो तो आप कार का रुख मोड़ के अशोका रोड की तरफ कर लेते। बिल्कुल सही आपने कहा। वजह यह है कि स्टेट बैंक को तो पता है बेचने वाले को कि किसने खरीदा है जी, और वो फिर आपको स्टेट बैंक से सूचना जाएगी आरबीआई को, आरबीआई से जाएगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को जी, और फाइनेंस मिनिस्ट्री में गई तो फिर फाइनेंस मिनिस्टर साहब को भी पता लगेगी और उनकी को भी पता लगेगी, तो वो पार्टी आपको ट्रैक करेगी और बस पूछेगी भाई किसको दे रहे हो जी। ये आपने बहुत डर के मारे लोग देंगे ही नहीं ऑपोजिशन पार्टी को जी, अगर देंगे तो फिर भुगतेंगे। ये पहले शक था, लेकिन जब पहली दफा ये बॉन्ड बिके 215 करोड़ में से 210 करोड़ के रूलिंग पार्टी को मिले। उसको मैं पूछूंगा आंकड़ों के साथ, लेकिन आपने बहुत ही दिलचस्प बात बताई है कि इधर बैंक से खरीदेगा, इधर आरबीआई के जरिए फाइनेंस मिनिस्ट्री को मैसेज जाएगा और वो सुपरविजन उसका शुरू हो जाएगा कि उसकी गाड़ी आखिर जा किस रोड पे रही है, वो पैसा देने जा कहां रहा है। ये सोचिएगा इस बारे में। और एक तरफ कह रहे हैं कि आप किसी के सामने खुलासा नहीं कर सकते। आपके हिसाब से आप लोग तो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, कितना बॉन्ड जब से लागू हुआ है, किस पार्टी के हिस्से में कितना पैसा गया, कितना बॉन्ड बिका, कुछ है आंकड़ा आपके पास? आंकड़ा मेरे को इस वक्त याद नहीं है, पर रफली ये है कि 60 से 70% जी तो पार्टी को जा रहा है, ठीक है। बाकी ये सब ऑपोजिशन पार्टीज में थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन जब पहली दफा इशू हुआ था तो 90% रूलिंग पार्टी को गया था जी। तो अब तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब भी होता है रूलिंग पार्टी को जितना पैसा चाहिए होता है वो इकट्ठा हो जाता है, पता किसी को लगता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने की जो एक हियरिंग हुई थी डिटेल्ड, वो 2000
2018 में हुई थी शायद जी उन्होंने ये कहा था जी ऑल दैट वी वुड लाइक टू स्टेट जी फॉर द प्रेजेंट दैट द राइवल कंटेंशंस गिव राइज जी वेटी इश्यूज, जी यानी दमदार मुद्दे हैं जी जिनका असर देश के पूरी चुनाव व्यवस्था पे पड़ता है। जी ऐसे मुद्दों को हमें डिटेल में सुनना है और अभी उसका टाइम नहीं है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है। जी लेकिन उस बात वो दिन था और आज का दिन है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट को ये सुनने की टाइम नहीं हुई है, टाइम नहीं मिला है या इच्छा नहीं हुई। अब आप जो नए तरीके से गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें जैसे मैं पढ़ रहा था दो चीजें सामने आई कि अप्रैल में चुनावी बॉन्ड नहीं बिक पाया, जुलाई में नहीं बिक पाया, लेकिन अब बिहार में चुनाव चल रहा है तो उसी दौरान चुनावी बॉन्ड बिकने लगा है। आपने कहा कोर्ट से कि इस पे जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ये अप्रैल और जुलाई की जो आपने दलील दी और आपने जो कहा कि बिहार में चुनाव है और अभी बॉन्ड बिक रहा है, इसको थोड़ा सा समझा पाइए। नहीं, वही मैं कहने लगा था कि जब भी चुनाव कोई होता है जी और इलेक्टोरल बॉन्ड की खोलने की वो खिड़की खोल दी जाती है जी तभी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी देते हैं। जी कि हमने आपको शुरू में भी ये रिक्वेस्ट की थी कि इस स्कीम को स्टे करिए जी ताकि फैसले बाद में होते रहेंगे लेकिन ये गलत काम तो ना हो। जी सुप्रीम कोर्ट स्टे करने से मना कर दिया। जी अब हर दफा जब चुनाव होता है हम उनको स्टे की एप्लीकेशन देते हैं जी इस उम्मीद में शायद वो हियरिंग कर लें, लेकिन वो नहीं करते। क्या बात है वो जो सुन नहीं रहे हैं या आप लोग सही से अपनी पक्ष को रख नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को? हमने अपने पक्ष को बहुत अच्छी तरह रखा है जी और जब पिछली हियरिंग हुई थी वो 3 दिन चली थी जी पूरे दिन आर्ग्यू हुआ था और अटॉर्नी जनरल ने भी खूब लग के आर्ग्यू किया था जी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देने से इनकार या ये कहा कि अभी जरा और हम सुनना चाहते हैं और उसके बाद तारीख ही नहीं लगी। वो जो सुनने वाली बात है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी वो सुनना चाहता है, उस टाइम से लेकर आज के टाइम को अगर आपस में जोड़े तो कितना वक्त हो चुका है? मैं समझता हूं 2 साल तो हो गए। 2 साल से वक्त नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट को अभी तक। हाँ। देखिए बात ये वक्त मिलने की नहीं है जी जो काम करना होता है उसके लिए वक्त मिल जाता है। जी हाँ, तो जो काम नहीं करना होता किसी भी वजह से उसके लिए वक्त नहीं मिलता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं सुनना चाहती है इसके बारे में मेरा कहना मुनासिब नहीं है क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ऑब्वियसली उनको लगता है कि ये जरा पेचीदा मुद्दा है और बहुत ही पेचीदा हो गया है कि अब तो हजारों करोड़ रुपए के बॉन्ड बिक चुके हैं। जी तो अगर इसको गैर कानूनी करार देना पड़ा तो फिर क्या होगा? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि अभी तो हजारों करोड़ के बॉन्ड बिक चुके हैं और ऐसे में अगर गैर कानूनी करार दे दिया तो जो अभी तक बिका है और जिस पार्टी ने कैश किया फिर क्या होगा? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में कोई सुनवाई हो सकती है? देखिए हम तो इसी उम्मीद पे जिंदा हैं जी, सुनवाई होगी और होनी चाहिए जी। अब आगे क्या होगा ये तो फिर ये भविष्य को प्रिडिक्ट करना तो ज्योतिषियों का काम है भैया, हमारा तो नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। लेकिन क्या जनता में भी मुद्दा है चुनावी बॉन्ड को लेके? उसके जनता में मुद्दा बिल्कुल है क्योंकि जब भी आजकल पिछले 2-3 साल से सुप्रीम कोर्ट के बारे में काफी चर्चा होती है मीडिया में जी, तो भी कोई आर्टिकल लिखा जाता है जी, उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा होता है कि सुप्रीम कोर्ट 2 मुद्दे आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या नहीं सुना पिछले 2-3 साल में जी। सब पहले तो है कि जम्मू एंड कश्मीर के हेबियस कॉर्पस के मामले, बिल्कुल 1 साल से ज्यादा हो गया। हेबियस कॉर्पस को तो उनको 48 घंटे के अंदर अंदर सुनना होता है क्योंकि आदमी की मौत का सवाल होता है जी। दूसरा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का जी, क्योंकि इसकी वजह से देश
में जो रूलिंग पार्टी है जी उसके ऊपर जो लोग पैसा उनको देते हैं उनका असर ज्यादा हो गया है। जी देखिए, बात ये थी कि पहले पॉलिटिकल पार्टियां पैसा इकट्ठा करते थे, वो कहते हैं उसको रिटेल में, जी कहीं से 2,000 रुपए ले लिए, कहीं से 10 ले लिए, कहीं से 50,000 ले लिए। जी उसमें मेहनत ज्यादा लगती थी और वो एक चीज होती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट जी भी होती थी। जी ऐसा बजाय 1 लाख लोगों से इकट्ठा करने के जी आप 10 लोगों से ले लीजिए वही पैसा। जी तो यानी ये होलसेल में पैसा लिया जाता है, रिटेल में जी। नहीं। जो होलसेल में देते हैं, जी अब जो भी पैसा दे रहा है, इतनी मोटी मोटी रकमें दी जा रही हैं, सर, वो कुछ मांगेंगे ना उसके बदले में। ठीक है, वो उससे बदले में कुछ मांगे। लेकिन मैं कोर्ट की प्रक्रिया को थोड़ा और आसान से तरीके से समझना चाहता हूँ। जैसे हर बार आप एक एप्लीकेशन मूव करते हैं जब भी चुनाव आता है, तो क्या कोर्ट कुछ रिप्लाई देता है, बस आपकी एप्लीकेशन चली जाती है? नहीं देता रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं देते हैं ना। और आजकल तो वैसे भी ये हियरिंग वर्चुअल हो रही हैं, जी तो उसमें आपको एक अर्जेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जी कोर्ट उसको मान के आपकी केस को लगा देती है, कभी नहीं लगाती है। नहीं है अभी तक। यानी मैं कहूं, जो कहा जाता है हमेशा कि जज साहब के विवेक पे निर्भर है, तो सब कुछ जज साहब के विवेक पे निर्भर चल रहा है, वो सुने ना सुने। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैसे सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से है। अच्छा, कुछ मामले हैं जो 10-10 साल तक नहीं सुने जाते, जी 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 फिर एकदम लोगों को ख्याल आता है कि ये नहीं सुना, चलो उसको खोल लेते हैं। चलिए, बहुत यही नहीं, यही मुद्दा लेके एनआरसी पे हुआ था। जी 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 कि वो कोर्ट में चुपचाप पड़ा हुआ था, वो एक चीफ जस्टिस साहब ख्याल आया कि इसको तो फैसला करना चाहिए, उन्होंने फैसला कर दिया। जी 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 बहुत सही कहा आपने। यही राम मंदिर का मुद्दा था जो 2010 से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा था, लेकिन फिर उसके पंख लग गए और वह हवा में उड़ा और जजमेंट भी आ गया। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से तमाम चीजों पर रोशनी डाली, ये बताने की कोशिश की कि चुनावी बॉन्ड असल में है क्या और सुप्रीम कोर्ट में कब से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस पर सुनवाई होना देश के लिए कितना बेहद जरूरी है और क्यों नहीं हो पा रही, इसको भी इशारों में आपने बताने की कोशिश की। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपकी जो संस्था है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है डेमोक्रेसी को बेहतर करने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू।